मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है SEC का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, उससे संबंधित जितने जो महत्वपूर्ण MCQ होने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से, यूनिट फोर्थ से, सारे के सारे MCQ मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इसी वीडियो से आपको लगभग कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा चारों की चारों जो आपकी यूनिट है उनका। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने और भी पार्ट करवा रखे हैं आपके जो बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित, तो वो भी अगर आपको देखना अनिवार्य है। ये सिर्फ इसी पार्ट से काम नहीं चलेगा, इसी क्लास से काम नहीं चलेगा, और भी क्लासेस करा रखे हैं, उनको भी देख कर जाना है। तो उनका लिंक वो प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लेना उनको भी। और अन्य पार्ट है वो भी आपको देखना अनिवार्य है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर देख लेना। टेलीग्राम को जोर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको हमारे जितने भी PDF होते हैं सारी की सारी फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट से, कम्युनिकेशन इज डाइड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। तो संचार शब्द किस लैटिन भाषा से आया है? तो किस भाषा से आया है? पहली बात तो जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है। तो ये शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कौन सी भाषा से देखने को मिला है? लैटिन भाषा से देखने को मिलता है। और इसका जो शब्द होता है, शब्द का उच्चारण क्या होता है? कम्युनिस। कम्युनिस शब्द के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी जो उच्चारण होता है उसको कम्युनिस के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन करने की कौन सी संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? जो आपका कंप्यूटर है वो नहीं है, प्रेषक है, सेंडर है। तो आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करते हो तो उसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर तो होता ही होता है, साथ के साथ अगर कोई भेजने वाला होगा तो उसको रिसीव करने वाला होगा, प्राप्त करता भी होगा, और बीच में शोर आती है वो भी होती है। तो इन सब प्रक्रियाओं में सिर्फ कंप्यूटर का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है। तो ये है, इसमें काफ़ी बच्चे वॉइस नॉइस है वो ऑप्शन टिक करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर है, उसका योगदान नहीं होता है। कंप्यूटर का योगदान सिर्फ इंटरनेट या टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, बाकी और कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग नहीं होता है। कम्युनिकेशन का सिर्फ अर्थ अपन यही नहीं कि आप सिर्फ जो फोन पे कंप्यूटर पे करते हो वही कम्युनिकेशन नहीं होता, आप जीवन में भी जो कम्युनिकेशन करते हो उसको भी कम्युनिकेशन से संबंधित चीजें ही होती हैं। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, फीडबैक में कम्युनिकेशन रेफर क्या होता है? संचार में फीडबैक का क्या मतलब होता है? टू रिसीव द रिस्पॉन्स। तो आप फीडबैक में कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है कि आप जो रिस्पॉन्स प्राप्त करते हो आप संचार के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को आपको फीडबैक इन द कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राही की प्रतिक्रिया। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, इन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो संचार प्रक्रिया का पहला जो पहला चरण क्या होता है? तो संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? कोई भी प्रक्रिया शुरू करो उसका जो पहला चरण होता है विचार से। किससे? विचार से। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, बात करना शुरू करोगे, तो वो कहाँ से शुरू होगी? आप उस व्यक्ति के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विचार आना बहुत जरूरी होता है। तो विचार आने चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप क्या करोगे? आप है कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको शुरू करोगे। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऐसा आपका जो कम्युनिकेशन होता है जो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है? जैसे एक कोई कंपनी है, उसमें कोई अधिकारी है, तो अधिकारी अपने से नीचे कर्मचारियों को जब चीज़ें बताता है तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन में आता है? नीचे की तरफ का कम्युनिकेशन में आता है। उसको क्या बोला जाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, नीचे की ओर कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से याद कर लेना, अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं। आगे मैं जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वो समझाता चला जाऊंगा आपको। 6 नंबर प्रश्न है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? जो अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ जैसी बातें करते हो उसी को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं ग्रेप वाइन संचार को।
7 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का इनमें से क्या कार्य नहीं होता है? तो संचार का क्या कार्य नहीं होता है? लेखांकन करना। अकाउंटिंग का कोई कार्य है वो संचार से संबंधित नहीं होता है। तो इसका प्रश्न क्या, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अकाउंटिंग का कोई भी लेना देना नहीं होता है कम्युनिकेशन से। बाकी इंफॉर्मेशन, तो कोई सूचना होगी आपके पास तभी तो आप क्या करोगे, तभी तो आप कम्युनिकेशन करोगे किसी भी व्यक्ति के साथ, सूचना होगी तभी तो। इन मोटिवेशन, आपके अंदर उत्प्रेरणा होगी। जैसे आपको किसी से बात करना है तो सबसे जरूरी क्या होते हैं? काफ़ी लोग कहते हैं ना, भाई मैं तो बातें तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरा उसको सामना करने का क्या नहीं है, मन नहीं है, तो प्रेरणा नहीं है आपके अंदर उस काम को करने से संबंधित। दूसरा, नियंत्रित। आप जब किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हो तो आपकी भाषा पर, आपके शब्दों के चयन पर, आप किस तरीके से बातें कर रहे हो उन पर आपका क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेखांकन है वो कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं होती है। 8 नंबर प्रश्न है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो अवाचिक संचार में क्या शामिल होता है? तो अवाचिक संचार में क्या शामिल होता है? फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। जो आप अपने चेहरे के हाव भाव है वो सब देखते हो उसी को अवाचिक कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। विच वन इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो संचार में प्रभावी बाधा कौन सी नहीं है? संचार में प्रभावी भाषा कौन सी नहीं होती है? एक्टिव लिसनिंग कभी भी नहीं होती है। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? तो एक्टिव लिसनिंग होता है जब कोई भी व्यक्ति है, अब वो आपको बता रहा, आप उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, उसी को एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग अगर आप कहीं पे होगी तो वो क्या बैरियर होगी क्या कम्युनिकेशन में? बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी शोर है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है कम्युनिकेशन के अंदर तो वो अच्छे से नहीं सुन पाओगी, तो ये भी बाधा होगी। फिल्टरिंग, आप सोच समझ के चीज़ों को, मतलब फिल्टर लगा के चीज़ों को बता रहे हो, सही से स्पष्ट नहीं बता पा रहे हो तो भी स्पष्ट नहीं होगी चीज़ें। और भाषा में अंतर, तो आपको मान लो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती और सामने वाला इंग्लिश में बता रहा है तो आपको क्या होगा? आप क्या चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे। तो यही होता है एक्टिव लिसनिंग होती है, क्या आती है वो बाधा में नहीं है। बाकी जो जितने भी ऑप्शन है वो बाधा के प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में ऐसे पूछे कि भाई बाधा कौन सी होती है, तो शोर हो गया, फिल्टरिंग हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस हो गया, ये सब किस में आएंगे? आपके बैरियर में आएंगे। साथ के साथ एक चीज़ और बता दूं, जिस भी पर्सन में आपको बाधा वाला पर्सन है कम्युनिकेशन में, तो जहां पर आपको बातें करने में दिक्कत आ रही है ऐसा ऑप्शन देखने को मिले वो वाला टिक कर देना आपको। 10 नंबर प्रश्न है, बिजनेस कम्युनिकेशन मेनली टेक प्लेस इन। तो व्यापार संचार मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो व्यापार संचार मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? शेयर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो मेनली किससे संबंधित होता है? कोई भी जानकारी को साझा करने से संबंधित होता है। मतलब अगर कोई भी व्यापार से संबंधित बातें करोगे तो उसमें क्या करोगे कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट मंगाना है, मार्केट में इस समय कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, अपने बिजनेस में क्या बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपने व्यापार से संबंधित या जानकारी को साझा करने से संबंधित चीज़ें ही उसके अंदर करने वाले हो। तो क्या होगा? बिजनेस कम्युनिकेशन व्यापार संचार में जानकारी को ही साझा किया जाता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सही होने वाला है। विच इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो लिखित संचार का क्या रूप होता है? तो लिखित संचार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति को आप लिखकर अपनी चीज़ें वो दे रहे हो, कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी चीज़ें आप लिखकर बताने का प्रयास कर रहे हो इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, तो उसी को लिखित संचार के रूप में जाना जाता है। और लिखित संचार का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? मेमो है, वो लिखित संचार का होता है। तो मेमो क्या होता है? एक प्रकार का सारी की सारी चीज़ें जो डिटेल है किसी भी चीज़ से संबंधित, उसको डिटेल को आपको सारी की सारी चीज़ें एक साथ समझा दी गई हैं, उससे को मेमो के नाम से, मेन्यू के नाम से याद कर लो आप। समझ आ गया? जो आप कोई भी जाते हो ना खाना वगैरह खाने, तो कहते हैं ना कि मेन्यू दो मुझे, तो मेन्यू में लिखी हुई चीज़ होती है ना, वैसे इसको याद कर लो आप मेमो को। एनकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो एनकोडिंग क्या होता है? तो एनकोडिंग क्या होता है? जो विचार और प्रतीकों को बदलना। देखो काफ़ी बार आप अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आप बातें करते हो तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जो किसी को समझ में नहीं आते, बस आपके दोस्त और आपको समझ में आते हैं। तो उन सब शब्दों को जब पढ़ के आप उनको समझते हो तो उसी को एनकोडिंग करते हैं, आपको ये समझ लो। या काफ़ी बार जो पजल वगैरह आती है ना, उनको सोल्व करते हो तो उसको भी एनकोडिंग कह सकते हैं। या फिर जो अलग अलग प्रकार के चित्र आते थे ना, उन चित्रों को जोड़कर अपने को कुछ बनाना होता था तो उनको भी एनकोडिंग कहा जाता है। बाकी अगर कम्युनिकेशन में एनकोडिंग का कहाँ प्रयोग होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो आपको पता है फ़ोन पे जब बात करते हो वो कहाँ से बातें होती हैं? वो आपने जो बात कही वो सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से फिर अगले वाले के पास जाती है। सिंपल बता रहा हूँ,
बाकी और अलग अलग संचारों के थ्रू जाती है। लेकिन जब आप बातें करें वो सीधी की सीधी बात थोड़ी जाती है, वो कोड में बदल कर जाती है, वो शब्द होती है, वो कोडिंग होता है, कोड में बदल कर एक तरंग के रूप में जाती है। फिर सैटेलाइट के पास गई, आपने जो बात किया वो किसके पास जाती है, डीमोड्यूलेटर के पास जाती है। डीमोड्यूलेटर होता है वो उसको तरंग में बदल देता है आपके शब्दों को। फिर वो शब्द है वो सैटेलाइट के पास गए, सैटेलाइट ने आपको उसको मॉड्यूलेटर के पास बदला। इसको रिवर्स कर देना, मतलब वो वहाँ पे मॉड्यूलेटर होगा, यहाँ पे डीमोड्यूलेटर होगा। डीमोड्यूलेटर क्या होगा, जो आपने बातें कही उसको कन्वर्ट किया और फिर सामने वाले के पास पहुँच गई बातों के रूप में। तो यही होता है, इसी को एनकोडिंग कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है। तो डाउनवर्ड मैंने बताया था ना, उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी तक, नीचे वाले अधिकारी हो गया, उस तक कोई बात पहुंची जाती है, उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो, औपचारिक संचार पालन का किस तरीके से होता है। औपचारिक संचार किस तरीके से होता है, हायरार्किकल जो कम्युनिकेशन होता है उसको औपचारिक कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। पैरा लैंग्वेज इंक्लूड होती है। तो पैरा लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, पैरा लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, स्वर और उच्चारण से संबंधित जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसी को वॉइस टोन एंड पिच से संबंधित जो भी लैंग्वेज होती है उसको क्या कहा जाता है, आपको पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया आपको, वॉइस टोन और पिच से आवाज़ को ऊपर नीचे करने से संबंधित जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उसको पैरा लैंग्वेज के नाम से अपन जानते हैं। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का भाग नहीं होता है, सनसनीखेज सेंसेशंस। तो सेंसेशन आपके फिजिकल बॉडी से संबंधित होते हैं, उसका कोई भी कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्बल, आप चीज़ों को मौखिक रूप से चीज़ों को बता सकते हो, तो वो कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, उसे वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, अनौपचारिक, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल मतलब आप अपने इशारों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे जो कोई व्यक्ति होता है उसको सुनाई नहीं देता है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, बोल के थोड़ी समझाओगे, तो उसको सुन ही नहीं रहा तो कैसे समझाओगे, इशारों के माध्यम से उसको क्या कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला मौखिक लैंग्वेज, तो आप बोलकर चीज़ों को समझाते हो ओरली, तो वो भी किस में आती है, वो भी संचार के कम्युनिकेशन के टाइप में आती है। 13 नंबर प्रश्न की बात करें, लिसनिंग विच अटेंशन इज कॉल्ड, ध्यानपूर्वक सुनना क्या कहलाता है। तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना किस में आता है, ध्यानपूर्वक सुनना आता है आपका सक्रिय श्रवण में, मतलब एक्टिव लिसनिंग के तहत आपका आता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टूल, तो नीचे की तरफ संचार का कौन सा उपकरण होता है, तो कौन सा होता है, सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड। तो आपको क्या होता है भाई, आपके कोई आपका सूचना पट डाल दिया, आपके स्कूल है या कॉलेज आप जहाँ भी जाते हो उसमें सूचना पट डाल दिया कि भाई आपके 22 तारीख से आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो वो सूचना पट जो आपको देखने को मिलता है, उस सूचना पट में क्या होगी, आप जो टीचर से जो ने डाला है, और जो बच्चे होते हैं नीचे की तरफ, आप बच्चे टीचर होते हैं उनका पद ऊपर होता है, आपका थोड़ा मतलब स्टूडेंट का नीचे होता है, तो उनको या अधीनस्थ होता है, उनको सूचना मिल जाती है इस चीज़ के बारे में। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, बुलेटिन बोर्ड को। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, संचार में फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है। तो संचार में फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है, प्रक्रिया को पूर्ण करना, टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो फीडबैक के माध्यम से क्या करते हो, फीडबैक से के माध्यम से आपको कोई भी व्यक्ति है, कहाँ कहाँ आपके बोलने में कमियां हैं, कहाँ कहाँ आप जो संचार में आपको और बेहतर करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ताकि आप उस चीज़ों को और इम्प्रूव कर सको। 20 नंबर प्रश्न है, सिमेटिक बैरियर इज रिलेटेड टू, तो सिमेटिक बैरियर किससे संबंधित होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों के अर्थ से संबंधित होता है आपका सिमेटिक बैरियर। तो मैंने यूनिट फर्स्ट आपको कंप्लीट रिवाइज करा दी है, अब यूनिट सेकंड की अपन बात करेंगे। तो पहला है एडवर्टाइजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ, तो एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो किस प्रकार का होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसमें देखो एडवर्टाइजमेंट होता है, अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ, न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट की बात की, बाकी एडवर्टाइजमेंट में ऑडियो भी होता है, एडवर्टाइजमेंट में विजुअल्स भी होते हैं और रिटर्न भी होता है। एडवर्टाइजमेंट में तीनों के तीनों प्रकार आते हैं, समझ में आ गया। लेकिन ये न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट की बात की है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन आएगा। तो अगर आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो विजुअल प्लस ऑडियो करके आना है, न्यूज़पेपर या नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहाँ पर रिटर्न करके आना है, और आपको रेडियो एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहाँ पर ऑडियो करके आना है। तो तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। टीवी पर आए तो ऑडियो विजुअल और दोनों आएगा, रेडियो पर ऑडियो आएगा, और नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहाँ पर कौन सा आएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन आएगा।
भाई 2 नंबर प्रश्न है, ए टेंडर जनरली इनवाइट टू, तो टेंडर में किसको इनवाइट किया जाता है? कंपेयर विद द कंपेयर ऑफर्स फ्रॉम सप्लायर, तो आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावों को तुलना करने के लिए। तो आपूर्तिकर्ता को किस किस प्रकार की चीज़ों की जरूरत होती है, इस सब चीज़ों को बताया जाता है कि भाई टेंडर में क्या भराया जाता है। जैसे आपके गांव की सड़क बन रही है तो उसका टेंडर छूट रहा है, तो क्या करेंगे, जितने भी लोग जो ठेकेदार होते हैं जो सड़क बनाते हैं उनसे बढ़ाएंगे कि भाई आप प्रति 1 किलोमीटर बनाने पर आपका कितना खर्चा होगा, आप कितना खर्चा लोगे। तो उसी को क्या कहा जाता है, टेंडर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अलग अलग करके प्रकार के जो सप्लायर होते हैं उनके जो प्रस्ताव होंगे उसको आपको कंपेयर करते हो इस माध्यम से। 3 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन फॉर्मल नोटिस, तो औपचारिक सूचना में क्या आवश्यकता होती है? तो औपचारिक सूचना में क्या आवश्यकता होती है? डेट और टाइम की। तो औपचारिक जो सूचना होती है उसमें आप दिनांक दे के रखते हो और समय भी साथ के साथ उसमें दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द फॉर्मल नोटिस, तो फॉर्मल नोटिस में क्या होता है, दिनांक और समय है, दोनों की दोनों चीजें देखने को मिलती है। 4 नंबर प्रश्न है, मेमो इज यूजुअली रिटन फॉर, मेमो में सामान्यतः क्या लिखा जाता है? तो मेमो में क्या लिखा जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। तो आपकी जो कोई भी बिजनेस है कोई भी संगठन है, उसमें अगर जिस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें जो चीजें लिखी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ए सर्कुलर इज यूज फॉर, तो सर्कुलर को किस लिए जाना जाता है, इश्यू कॉमन इंफॉर्मेशन, तो सामान्य सूचना देने के लिए आपको सर्कुलर को जाना जाता है। तो आपको जो कोई भी चीज़ों से संबंधित आप सामान्य जानकारी देते हो लोगों को, उसी को किस नाम से जानते हैं, उसी को सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। अप्रिसिएशन लेटर इज रिटर्न टू, तो सराहना पत्र को किस लिए लिखा जाता है? तो सराहना पत्र किस लिए लिखा जाता है, प्राइज सम्मान वर्क, तो सराहना पत्र अप्रिसिएशन लेटर, तो इसमें क्या की जाएगी, किसी की प्रशंसा ही की जाएगी। तो यही होता है अप्रिसिएशन लेटर लिखा जाता है, कोई व्यक्ति आपके संगठन में उसने बहुत अच्छा कार्य किया तो उसको क्या दोगे आप, एप्रिसिएशन लेटर है वो दिया जाएगा। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो व्यवसाय संचार में क्या उपयोग किया जाता है? तो पोयम का वो उन सब चीज़ों का उपयोग में लिया जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, कविताओं का उपयोग लिया जाता है इसमें। 8 नंबर प्रश्न है, एक कंप्लेन लेटर शुड बी, तो एक शिकायत पत्र में क्या होती है, जब आप कोई भी व्यक्ति से शिकायत करते हो तो उसमें किस प्रकार की बातें होनी चाहिए, तथ्यात्मक और विनम्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो आपको उसमें तथ्य जो होने बहुत जरूरी है, अगर तथ्य नहीं होंगे तो सामने वाले व्यक्ति है, हो सकता है उसकी कोई गलती नहीं हो, वो कह दे भाई मैं तो गलती नहीं थी, लेकिन आप तथ्य दोगे तो उसे तर्कों के साथ चीजों को मानना पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग इंक्लूड, मीटिंग में कार्यवर्त क्या शामिल होती है? तो जो आप मीटिंग में कार्यवर्त डालते हो उसमें क्या होते हैं, डिस्कशन समरी, तो चर्चा होती है, चर्चा का जो सारांश होता है, आपने क्या क्या चर्चा की, उसका क्या क्या सारांश निकला, उससे संबंधित होती है आपकी मिनट ऑफ मीटिंग में इंक्लूड होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला, एडवर्टाइजमेंट शुड बी, तो विज्ञापन होना चाहिए। तो विज्ञापन में क्या होता है, विज्ञापन कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड क्लियर होता है। तो विज्ञापन एक प्रकार का आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलता है और स्पष्ट भी होना चाहिए। समझ में आ गया आपको, एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए भाई, एडवर्टाइजमेंट में आप अपनी चीज़ों की, कंपनी की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो तो आपको वो सही से दर्शाना उनको जरूरी है। दूसरा, आपने ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया किसी को समझ में नहीं आया तो मतलब ही क्या निकला उस एडवर्टाइजमेंट का, जब लोग समझ ही नहीं पाए। आपका तो उद्देश्य यही है कि चीज, आपकी चीज़ है उसको लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। ऑर्डर लेटर इज सेंड टू, ऑर्डर पत्र कहाँ भेजा जाता है? तो ऑर्डर पत्र कहाँ पर भेजा जाता है, आपूर्तिकर्ताओं को। सप्लायर होता है उसको आप क्या भेजते हो, अपना ऑर्डर पत्र है वो भेजा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, विच पार्ट इज मैंडेटरी इन द सर्कुलर, तो परिपत्र में कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो परिपत्र होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तिथि और विषय का प्रयोग में ली जाती है। तो आपको पता चल गया कि आप जो सर्कुलर करते हो, जो आपको भैया सर्कुलर जारी किया जाता है, सर्कुलर क्या था, जो आपके स्कूल या कॉलेज में नोटिस लगाए जाते हैं ना, जो उसी को सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें डेट भी होगा और विषय दोनों जरूरी से डाली जाते हैं, आप देख लेना आपकी बार कॉलेज में जाओ जब। 13 नंबर प्रश्न है, टेंडर किससे संबंधित होते हैं? टेंडर इज रिलेटेड टू, तो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, कोटेशन से संबंधित होते हैं। टेंडर होते हैं वो कोटेशन से संबंधित होते हैं आपके। एक गुड मेमो इंक्लूड्स, तो एक अच्छा मेमो में क्या शामिल करता है? तो एक अच्छे मेमो में क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं?
14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, संक्षिप्त में मैसेज डाले जाते हैं। तो एक मेमो में क्या होता है, गुड मेमो में क्या क्या चीजें होती हैं, एक संक्षिप्त में सारे के सारे मैसेज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द डिसीजन मेड इन ए मीटिंग। तो बैठक में किए गए निर्णयों को रिकॉर्ड लेने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, मिनट का, कार्यव्रत का उपयोग किया जाता है इसमें। 16 नंबर प्रश्न है, विच कम्युनिकेशन इज फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो सार्वजनिक जानकारी के लिए कौन सा संचार होता है, तो सार्वजनिक जानकारी के लिए कौन सा संचार किया जाता है, आपका विज्ञापन का संचार है वो किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है इसमें से, विज्ञापन का संचार है वो सार्वजनिक रूप से किया जाता है। तो सार्वजनिक जानकारी से संबंधित होता है आपका विज्ञापन। अब आपकी यूनिट नंबर 2 रिवाइज हो गई। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू ग्रीट इन फॉर्मल सिचुएशन। तो औपचारिक स्थिति में अभिवादन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है, तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग सर और मैडम। तो आप जो अभिवादन में सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा कि आप जब लोगों को कहते हो गुड मॉर्निंग सर और मैडम है, वही तो औपचारिक होगी, औपचारिक चीजों को बताने का तरीका होता है। 2 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर टेलीफोन इटिक्विटी। तो कौन सा टेलीफोन शिष्टाचार से संबंधित होता है, तो कौन सा टेलीफोन संचार से संबंधित होता है, ग्रीट एंड इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। तो आपके सामने ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस होता, योरसेल्फ होता है, नमस्कार कहकर अपना परिचय देते हो। तो आप किसी पे बात करते हो तो आप क्या करते हो, राम राम बोलते हो, हेलो बोलते हो, या फिर आपसे संबंधित जो भी आपके आसपास जो चीजें बोली जाती है वो बोलते हो। और फिर पहली बार किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो क्या करोगे, आप परिचय बोलो, भाई मेरा नाम यो है और मैं वहां से बोल रहा हूँ। समझ में आ गया आपको, ऐसे तो करते हो। तो उसी को टेलीफोन संचार के नाम से जानते हैं। इन ए पीपीटी इज स्लाइड मस्ट कंटेन। तो पीपीटी में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या होना चाहिए, छोटे छोटे बुलेट में, शॉर्ट बुलेट में चीज़ों को लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो छोटे छोटे बुलेट में चीज़ें लिखोगे तो क्या होगा, पीपीटी क्या होती है, पीपीटी में आपको सारी की सारी जानकारियां संक्षिप्त रूप से देना होता है। तो ये होता है, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में आपको पीपीटी में चीज़ों को लिखा हुआ होना जरूरी होता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, वाइल अटेंडिंग ए फोन सेल योर टोन शुड बी। तो कोई भी फोन को अटेंड करते समय आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, विनम्र और स्पष्ट। तो आप कैसे बताओगे चीज़ों को, आप विनम्रता के साथ चीज़ों को स्पष्ट करोगे और आपकी भाषा है वो भी एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर और स्पष्ट होना उसका अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलाइट एंड क्लियर लैंग्वेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। 5 नंबर प्रश्न, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रस्तुति बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो पावर पॉइंट नामक सॉफ्टवेयर है, उसको आपकी प्रस्तुति बनाने के समय प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है, पावर पॉइंट का उपयोग में लिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अटेंडिंग आई कॉन्टेक्ट सोच। तो इंटरव्यू के दौरान आंखों से आंखें मिलाना क्या दर्शाता है, तो आप इंटरव्यू में कोई भी व्यक्ति से इंटरव्यूअर से अपनी आंखों से आंखें मिला रहे हो तो इसका अर्थ यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उस सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से आते हो और आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो यही होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाने का प्रयास करता है जब हम इंटरव्यू से आंखें मिलाते हो। तो 7 नंबर प्रश्न है, विच वन नॉट ए गुड रिप्रेजेंटिंग स्किल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन का स्किल नहीं है, तो राइटिंग फ्रॉम द स्लाइड। तो आप चीज़ों को सिर्फ स्लाइड से पढ़ाकर ही बता रहे हो और जो आपके सामने लोग बैठे हैं इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, उनकी राय नहीं जान रहे हो, उनसे आप क्या नहीं कर रहे हो, उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो, उनको डिटेल में चीज़ें समझा भी नहीं पा रहे हो। तो ये क्या है, ये आपका अच्छा प्रेजेंटेशन कौशल में नहीं है। आप उससे पढ़ो, स्लाइड से पढ़ो, लेकिन सिर्फ मत पढ़ो। समझ में आ गया आपको, सिर्फ स्लाइड में ही देखकर नहीं पढ़ना है, आपको पहले पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बाद में अच्छे से चीज़ों को समझाओ। आपके सामने जो लोग बैठे हैं उनसे भी राय लो कि क्या हो सकता था इस सिचुएशन में। अगर आप अगले वाले प्रश्न की बात को, 8 नंबर प्रश्न की, इन एक ग्रुप डिस्कशन यू शुड। तो समूह चर्चा करते समय आपको क्या करना चाहिए, समूह में आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, लिसन एक्टिवली। तो आपको समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी बातें अच्छे से सुननी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपनी अपनी गाए जा रहे हो, सामने वाले की नहीं सुन रहे हो।
आपके सामने वाले की अच्छे से सुनना चाहिए। सामने वाले की सुनोगे तो इससे क्या फायदा होगा, आप अपना है उस जो वो बोल रहा है वो हो सकता है गलत बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, सही बोल रहा है तो आप क्या कर सकते हो उसकी समर्थन करके और आपके जो विचार हैं वो उनको ऐड कर सकते हो। गलत बोल रहा है तो आपको बीच में उसको ये कहकर कि हम आपकी बात से पूर्ण, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं, मेरा इस मुद्दे पर यह विचार है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अगर सक्रिय रूप से आप चीज़ों को सुनोगे तो आपके जीवन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल टू से इन ए बिजनेस कॉल। तो व्यावसायिक कॉल में क्या कहना उपयुक्त होता है, क्या उपयुक्त नहीं होता, तो क्या नहीं होता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसे आप औपचारिक कॉल या बिजनेस की कॉल कर रहे हो तो उसमें आप औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। औपचारिक भाषा कौन सी होती है, जो आप अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदार या फिर ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हो, वो औपचारिक भाषा होती है। तो अनौपचारिक भाषा होती है, वैसे उस भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। किस भाषा का प्रयोग करोगे, औपचारिक भाषा का। जो आप स्कूल, जो आपके टीचर होते हैं उनसे जैसे बात करते हो, आप किसी कोई बिजनेसमैन से बात कर रहे हो उस समय जो बातें करोगे तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या हम इस प्रकार की भाषा किसी अपने से टीचर से या कोई अधिकारी से बात करते हैं, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की भाषा का नहीं प्रयोग करना आपको। 10 नंबर प्रश्न होता है व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ आइडियल रिप्रेजेंटेशन। तो 8-10 प्रस्तुति की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 मिनट है। वो आपको एक अच्छी जो स्लाइड होती है, पीपीटी होती है, उसको 10 से 15 मिनट में आपको लगभग खत्म कर लेना है। 10 से 15 मिनट होती है, उसमें क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना ही बहुत कम समय लग रहा है। ज़्यादा समय में लोग बोर हो जाते हैं और कम समय में उनको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आपको 10 से 15 मिनट के बीच में चीज़ों को ख़त्म कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल इवेलेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दौरान कौन सी सॉफ्ट स्किल को जांचा जाता है, कौन सी स्किल को, संचार स्किल को। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको जांचा जाता है आपकी जो इंटरव्यू के दौरान। समझ में आ गया। तो आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल है, इन सब चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग गिविंग रिप्रेजेंटेशन। तो प्रस्तुति देते समय क्या करना चाहिए, टर्निंग योर बैक टू ऑडियंस। तो दर्शकों को पीठ करना। तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए, आपको पता आप प्रस्तुति दे रहे हो उस समय दर्शकों से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपको लगातार उनसे कांटेक्ट बनाकर रखना है। आप पीठ देकर खड़े हो जाओगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनका आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और फेशियल इंप्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रस्तुति देते समय। 13 नंबर प्रश्न है इफ़ द फोन कॉल ड्रॉप सडनली यू कैन। अगर आपका अचानक फोन कट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कॉल बैक पोलाइटली। तो आपका कोई बिजनेसमैन से या किसी भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, फोन कट जाए और ज़रूरी बातचीत करनी है तो आप क्या करोगे, वापस फ़ोन करोगे। तो यही है, शिष्टता से वापस फ़ोन कर लेना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी कि सामने वाले ने काटा हो सका है कि वो कट भी सकता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी या जो कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी की वजह से। पीपीटी मीन्स, पीपीटी का क्या अर्थ होता है, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया। जो स्लाइड वगैरह होते हैं जो टीचर वगैरह आपको काफ़ी बार पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी नहीं होती है, ये पीडीएफ रिप्रेजेंटेशन होता है। जो आपको बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, वो पीपीटी होती है। इन ए जीडी इंटरप्शन अदर सोच। तो जीडी के अंदर, समूह चर्चा के अंदर दूसरों को बीच में रोकने क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रूडनेस, असभ्यता कहलाता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को बीच में रोक रहे हो समूह चर्चा के बीच में, उसको किस नाम से जाना जाता है, रूडनेस के नाम से जाना जाता है। इससे आपकी असभ्यता दिखती है। 16 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड वे टू स्टार्ट ए फॉर्मल फोन कॉल। तो एक औपचारिक फोन कॉल शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो मैंने पहले बताया था, पहले बताओगे हेलो आई एम राहुल फ्रॉम एबीसी कंपनी। तो आप पहले ये बता दो कि भाई हेलो मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। यही होता है ना, जो आप कोई भी करते हो कि भाई हेलो माय नेम इज़ ये और मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो वही होता है, जो आपके पास कॉल आते हैं उसमें भी यही सब चीज़ें बोली जाती हैं। वाइल आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस यू शुड। तो इंटरव्यू में सवालों का उत्तर किस तरीके से देना चाहिए, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ, ऑनेस्टी के साथ और क्लियरिटी के साथ चीज़ों को आपको बताना चाहिए। तो ऐसे क्या ऑनेस्टी के साथ बताओगे तो क्या सामने वाले को क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका झूठ पकड़ा जाएगा। आपके फेशियल एक्सप्रेशन में भी वो चीज़ें दिख जाती हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए आपको सच और सही तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। विच कलर थीम इज बेस्ट फॉर पीपीटी। पीपीटी के लिए कौन सा कलर बढ़िया होता है, लाइट बैकग्राउंड एंड डार्क टेक्स्ट। तो जिसमें क्या होगा, आपके जो
बैकग्राउंड है उसका कलर कैसा हो, हल्का हो, और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट वो अच्छे से हो। तो कलर बैकग्राउंड हल्का होगा तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा रिटेंशन रेट है वो कहाँ पर चला जाएगा, टेक्स्ट पे चला जाएगा, जो देखने वाली ऑडियंस होगी उसका। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, आपके जो टेक्स्ट हैं जो आपने लिखा वो अच्छे से जनता समझ पाएगी उन सब चीज़ों को। इन ए जी डी इफ समवन इज स्पीकिंग रोंगली यू शुड। तो अगर आप समूह चर्चा में यदि कोई गलत बोल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे विनम्रता से सुधार देना चाहिए, लेकिन विनम्रता से। समझ में आ गया आपको, ये शब्द को अच्छे से याद रख लेना आपको समूह चर्चा में। ड्यूरिंग ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन द वॉइस शुड बी। तो टेलीफोन पे बातचीत के दौरान आपकी कैसी आवाज़ होनी चाहिए, स्पष्ट व सहन योग्य, क्लियर एंड ऑडिबल। तो स्पष्ट होनी चाहिए आपकी आवाज़ और दूसरे को अच्छे से सुन जानी चाहिए, इस प्रकार की आवाज़ को आप प्रयोग करते हो। यूनिट नंबर 4 की बात करूं, ए प्रोफेशनल ईमेल शुड बिगिन विद। तो एक प्रोफेशनल ईमेल होती है वो किससे शुरू होती है, वो शुरू होती है डियर सर व मैडम से। तो कहाँ से शुरू होती है, डियर व सर मैडम के नाम से उसको एक प्रोफेशनल ईमेल को शुरू किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। डियर सर व मैडम के नाम से प्रोफेशनल ईमेल से वो शुरू होती है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सब्जेक्ट लाइन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा सब्जेक्ट की लाइन नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्लीज रिप्लाई सर ASAP। तो कौन सा होता है, प्लीज रिप्लाई ASP के नाम से जाना जाता है, ये अच्छी सब्जेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं इसको। व्हाट शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग ए वर्चुअल बिजनेस मीटिंग। तो वर्चुअल व्यापार बैठक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कोई भी व्यापार बैठक के अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो, बार बार टोकना। तो कोई भी व्यक्ति है उसको बार बार इंटरप्ट करोगे तो वो आपसे क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को वर्चुअली। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इन CC। तो CC में क्या लिखा जाता है ईमेल में, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो आप एक से अधिक व्यक्तियों को अगर ईमेल भेजना चाहते हो तो इस ऑप्शन का उपयोग में किया जाता है। विच इज ए करेक्ट ईमेल सिग्नेचर। तो करेक्ट ईमेल सिग्नेचर किस नाम से जानते हैं, रिगार्ड अमन शर्मा। तो रिगार्ड्स लिखकर उसके नीचे आप सिग्नेचर अपना नाम वगैरह लिख रहे हो तो उसके नाम से उसको ईमेल हस्ताक्षर के नाम से जाना जाता है उस चीज को। व्हाट इज नेटिक्विटी। तो नेटिक्विटी क्या होती है, इंटरनेट अनुशासन और शिष्टाचार के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पे आप डिसिप्लिन से किस तरीके से रहते हो, लोगों से जब कम्युनिकेट करते हो या कमेंट वगैरह करते हो तो उसमें से अच्छे से पेश आओ, कोई गलत तरीके की कमेंट मत करो, रिलीजन पे, कोई भी पॉलिटिकल पे, कोई भी कास्ट पे, किसी भी लोगों के लैंग्वेज पे, इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है, नेटिक्विटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इंटरनेट डिसिप्लिन और मैनर्स को सही से दिखाया जाता है। विच इमोशन इज अप्रोप्रिएट इन बिजनेस ईमेल। तो व्यावसायिक ईमेल में कौन सा इमोटिन कॉमन उपयुक्त होता है, तो कौन सा इमोटिन होता है, इमोटिन यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। 8 नंबर प्रश्न है, विच इज द बेस्ट पोजीशन टू प्लेस द अटैचमेंट इन ईमेल। तो ईमेल में अटैचमेंट कहाँ पर डाले जाते हैं, तो आप कोई भी ईमेल को जो समापन करते हो तो वहाँ पर क्या डाला जाता है, आपका अटैचमेंट है उसको ऐड किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, ए वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म। एक वर्चुअल बैठक के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, गूगल मीट है वो क्या एक वर्चुअल का, गूगल मीट हो गया, आपका जूम ऐप हो गया, ये सब चीज़ किससे संबंधित है, आपके वर्चुअल मीटिंग से संबंधित है। स्काइप हो गया, ये सब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस सोशल मीडिया। बिजनेस सोशल मीडिया से संबंधित क्या नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए आपको, फेसबुक के जो मीम वगैरह होते हैं वो सुटेबल नहीं होते सोशल मीडिया पे। बाकी कंपनी पेज, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर अनाउंसमेंट हो गए, लिंक्डइन हो गए, ये सब क्या होते हैं, व्यावसायिक सोशल मीडिया के अनाउंसमेंट से संबंधित चीज़ें होती हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात करूँ, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ प्रोफेशनल ईमेल। तो एक पेशेवर ईमेल का स्वर कैसा होता है, तो कैसा होता है, फॉर्मल और पोलाइट। एक औपचारिक और विनम्र भाषा का उपयोग किया जाता है इसमें, आपकी जो पेशेवर ईमेल होती है इसके अंतर्गत। तो कैसा होता है, आप एक अच्छी औपचारिक भाषा का प्रयोग करो और विनम्रता के साथ चीज़ों को दर्शाओ, तो वही क्या होगी, आपकी प्रोफेशनल ईमेल को दर्शाएगी। बिफोर ज्वाइनिंग ए वर्चुअल मीटिंग वन शुड। तो वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने से पहले आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट माइक्रोफोन और कैमरा। तो माइक्रोफोन और कैमरा है उसको आप चलाओगे तो इससे क्या होगा, आपको क्या होगा, वर्चुअल मीटिंग है वो उसमें आप शुरू हो जाओगे, वर्चुअल मीटिंग में कनेक्ट कर लो। तो वीडियो कॉल करने के लिए आपके दो ही चीज़ें होती है ना, आपके कैमरा ऑन होना चाहिए और ऑडियो है वो अच्छे से आनी चाहिए। तो ऑडियो के लिए वॉइस होना चाहिए, माइक्रोफोन और कैमरा ऑन होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज BCC इन ईमेल। तो ईमेल के अंदर BCC क्या होती है,
हिडन कॉपी ऑफ रेसिपिएंट्स, तो गुप्त प्राप्तकर्ताओं के लिए, तो जो हिडन जो चीज़ें होती हैं, जो रेसिपिएंट होते हैं, उनके लिए आपको बीसीसी डाला जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, तो पेशेवर नेटवर्किंग से संबंधित कौन सा होता है? लिंक्डइन है, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग से संबंधित होता है। इन ईमेल राइटिंग द बॉडी ऑफ द ईमेल शुड बी, तो ईमेल लेखन में एक मुख्य भाग क्या होना चाहिए आपका? क्लियर और टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को समझाना है और एकदम स्पष्ट तरीके से चीज़ों को आपको समझा देना। तो वही होता है ईमेल राइटिंग में, आपको जो बॉडी लिखते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए और विषय लिखे हुए होने चाहिए। 16 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट इन वर्चुअल मीटिंग, तो वर्चुअल मीटिंग में क्या अप्रोप्रिएट होता है, क्या अनुचित होता है? तो क्या होता है? कॉल के दौरान खाना, तो आप किसी से बात कर रहे हो और उस दौरान खाना खा रहे हो, तो क्या होगा? वो सही, उसमें आपका इंटेंशन जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपको बातचीत करते समय, वर्चुअल मीटिंग करते समय खाना वगैरह नहीं खाना है। समझ आ गया? क्योंकि आप भाई क्या कर रहे हो? आप अपनी एक फॉर्मल मीटिंग कर रहे हो, औपचारिक मीटिंग कर रहे हो, इससे सही संदेश नहीं जाता लोगों के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया इज नॉट आइडियल फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, तो व्यापार आधारित संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही नहीं है? तो इंस्टाग्राम पे डीएम पे बात करते हो, वो आपको औपचारिक के लिए सही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? प्रोफेशनल मेल वगैरह भेज सकते हो, तो मेल भेज सकते हो, स्लैक कर सकते हो, लिंक्डइन पर बात कर सकते हो। द यूज ऑफ ऑल कैप्स इन ईमेल इज कंसिडर्ड, तो ईमेल में सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखना क्या माना जाता है? तो ईमेल में जो बड़े अक्षरों में जो चीज़ लिखी जाती है उसको किस चीज़ से माना जाता है? उसको शाउटिंग के नाम से जाना जाता है। उसको अगर बड़े अक्षरों में कोई व्यक्ति लिख रहा है ईमेल पे, तो समझ लो वो आप पर चिल्ला रहा है। तो ईमेल में आपको कभी भी बड़े अक्षरों में सभी चीज़ें नहीं लिखनी है, इससे गलत इंप्रेशन जाता है आपका, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है। 20 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेटिक्विटी, तो नेटिक्विटी क्या होती है? सम्मान पूर्वक और संक्षिप्तता से किसी भी व्यक्ति से बात करना नेटिक्विटी होती है, और ये संबंधित किससे होता है? इंटरनेट पर शिष्टाचार से संबंधित होता है। तो धन्यवाद, मैंने सारी चीज़ों को इससे संबंधित, बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित आपको बता दिया। पहले भी 2 से 3 वीडियो डाले गए हैं, तो उनको आपको जो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है SEC का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और उसके जो इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं उसका मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। आपका जो पेपर है होता है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का। तो इसमें आपके जो चारों यूनिट होती हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, चारों के चारों यूनिट का आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। खास बात ये भी होगी, रिवीजन के साथ मैं आपको थ्योरी भी करवाने वाला हूँ इसमें, और प्लस जो ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आपको जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके लिए। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो कोई भी तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो संचार प्रक्रिया जो शुरू होती है, किसी से आप बातचीत शुरू करते हो, तो उसका स्टार्टिंग का बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है? विचार उत्पन्न करना। तो सबसे पहले आपको कोई एक व्यक्ति अच्छा लगा, आपको लगा कि हमें इससे बातचीत शुरू करनी है, तो आपको ये कब आप क्या क्या सोचोगे कि भाई मुझे इस व्यक्ति से क्या बात करनी है? समझ में आया आपके? तो ये विचार उत्पन्न होंगे तभी तो आप बातचीत शुरू करोगे ना। तो यही है, कोई विचार उत्पन्न होंगे तभी है वो जो कम्युनिकेशन है, संचार प्रक्रिया, वो क्या होगी? शुरू होगी आपकी। अगले वाला है, क्रॉस वर्ड संचार किसका उदाहरण है? ग्रेपीवाइन कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन है वो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण होता है इनफॉर्मल चैनल का। जो क्रॉस वर्ड जो संचार होते हैं ना, ये इनफॉर्मल चैनल से संबंधित होते हैं। इनफॉर्मल चैनल मतलब इस वर्ड का अर्थ होता है जो औपचारिक, जो समाज के अंदर जो रूमर वगैरह फैलते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस वर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये इनफॉर्मल चैनल से संबंधित है। ये जो आपके प्रश्न है काफ़ी मतलब जो टिपिकल पेपर आ सकता है, हार्ड पेपर आ सकता है, उस हिसाब से मैंने इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया पूरा का पूरा। अगले वाला, प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? इंटेंडेड मीनिंग अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर्स, मतलब
प्राप्तकर्ता द्वारा समझा गया इच्छित अर्थ। तो यही होता है, कोई भी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्या होती है, यही होती है कि जो रिसीवर है, जिसको जो संदेश आपको प्राप्त हो रहा है वो उसका अर्थ समझ पाए। जैसे आप अपने दोस्त को कोई मैसेज लिखा टेक्स्ट पे और वो इसको अच्छे से समझ पा गया, और जो आपने फीलिंग अपनी बताई थी वो उसने उसको अच्छे से समझ में आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो लिखा हुआ मैसेज वो क्या हो गया, सफल हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्राप्त कर्ता द्वारा समझा गया इच्छित अर्थ। अगला क्या, शाब्दिक बाधा किससे संबंधित है, तो सेमेटिक बैरियर इज रिलेटेड टू, तो सेमेटिक बैरियर होता है ना, वो किससे संबंधित होता है, मीनिंग ऑफ द वर्ड से संबंधित होता है। सेमेटिक बैरियर में क्या होता है कि जो शब्दों का जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स हो गया, सिंबल्स हो गया, और जो लैंग्वेज, तो ये अगर अपन नहीं समझ पाते हैं कोई भी भाषा की, तो आपके सामने अगर आप में से उर्दू लैंग्वेज किसी को नहीं आती है, तो अगर हम सबको याद नहीं आती है लगभग, वो तो रख दें, तो क्या हमें समझ में आती है, नहीं आती है। तो यही बात है, तो उसमें कैसे जो बैरियर निकल कर आता है, सेमेटिक बैरियर निकल कर आता है, ना हमें मीनिंग पता है, ना हमें उनका सिंबल पता है, ना हमें उन्हें उस भाषा का क्या पता है, उस लैंग्वेज के बारे में पता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स के नाम से होगा। एक कर्मचारी द्वारा प्रबंधन को शिकायत भेजना क्या कहलाता है, ए एम्प्लॉय सेंडिंग ए कंप्लेंट टू मैनेजमेंट इज, तो उसको क्या कहा जाता है, अगर एक कर्मचारी है जो यहाँ का, मतलब ये समझ लो क्लर्क है ना, क्लर्क अपने से बड़े अधिकारी को शिकायत भेजेगा, तो ऊपर वाले अधिकारी को भेजेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कैसे कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऊर्ध्वमुखी संचार के नाम से उसको जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न होता है, व्यावसायिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन, वो क्या होता है, टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो संगठन, आपको पता जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी, कोई भी संगठन में कार्य करती है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि संगठनात्मक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना ही उसका प्राथमिक कार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा। ईमेल, रिपोर्ट, मेमो किसके उदाहरण है, तो ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये मेमो, ये किसके उदाहरण है, तो ये उदाहरण होते हैं। ईमेल क्या होता है ईमेल तो आपको पता है, जो जीमेल के थ्रू एक दूसरे को जो फॉर्मल मैसेज वगैरह लिखते हैं वो जीमेल में आती है। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट है वो कोई भी आप शिकायत कर सकते हो रिपोर्ट के अंदर, या फिर आप किसी को कोई चीज़ बता सकते हो कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में इन चीज़ों की कमियां हैं, तो ये सब रिपोर्ट होती है। मेमो क्या होता है, ज्ञापन होता है। आप कोई भी एक नीचे जो कर्मचारी होते हैं वो अपने से ऊपर अधिकारी को अगर कोई शिकायत पत्र देते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेमो के नाम से दिया जाता है। और इनकी खास बात यही होती है, सारी की सारी चीज़ें हाथों से टेक्स्ट के रूप में लिखी जाती हैं। तो क्या होगा, कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन में आती हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन में आती हैं। तो ईमेल, रिपोर्ट और मेमो किसका उदाहरण है, रिटर्न कम्युनिकेशन के उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह किस प्रकार के संचार में बाधा है, तो कल्चरल बायस इज ए व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, तो कल्चरल जो बाधा है, पूर्वाग्रह है, बायस है, वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर है, तो ये होंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। तो जैसे कि अपन कुछ समाज के बारे में बना देते हैं कि भाई वो तो ऐसे ही होते हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया था पिछले वीडियो में कि अपन पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो अपने दिमाग में ऐसे आता है कि बहुत ज़्यादा गरीब देश है, सभ्य लोग नहीं है, आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उनके खिलाफ या पाकिस्तान का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, दुश्मन जैसी भावना आती है। तो यही क्या साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है इस चीज़ को। अगले वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार का संचार माध्यम है, तो वर्बल और ऑडियो जो विजुअल होते हैं उस प्रकार का माध्यम है, जहाँ पर क्या होते हैं, मौखिक, ऑडियो होगा और विजुअल, दोनों के दोनों चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रभावी संचार के लिए सक्रिय श्रवण क्यों जरूरी है, व्हाट इज द एक्टिव लिसनिंग एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छे से सुनने के लिए जो एक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी होती है, ताकि क्या किया जा सके, टू एंश्योर द कंप्लीट मैसेज कॉम्प्रिहेंशन, तो संदेश को पूर्व समझ सुनिश्चित करने के लिए।
तो जो संदेश है उसकी पहले की जो समझ है उसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से कोई चीज़ को सुनना चाहिए। अगर कोई भी संदेश है उसको अच्छे से सुनोगे तभी तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से समझ बना पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न है, कंपनी नीतियों के बारे में कर्मचारी को सूचित करने के लिए प्रबंधन द्वारा भेजा गया मेमो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो जो कर्मचारी है वो प्रबंधन एचआर को अपना जो मेमो भेजते हैं, अपना जो ज्ञापन भेजते हैं, तो वो किस प्रकार का होगा, तो वो होता है फॉर्मल व डाउनवर्ड। सॉरी उल्टा बता दिया, मतलब जो एचआर है ना, एचआर कंपनियों के पास भेज रहा है, सॉरी कर्मचारियों के पास भेज रहा है। तो कर्मचारी के पास बेच रहा है तो पहली बात फॉर्मल होगा, और नीचे की तरफ आ रहा है ना, एचआर बड़ी पोस्ट पे होता है, कर्मचारी नीचे पोस्ट पे होता है, तो डाउनवर्ड आएगा। और कर्मचारी एचआर के पास भेजेंगे तो फॉर्मल प्लस अपवर्ड आएगा। समझ में आ गया आपको, मतलब ऐसे देखना है कि जो उच्च ऊंचा अधिकारी अगर नीचे कर्मचारियों को भेज रहा है तो डाउनवर्ड की तरफ, और नीचे वाले जो कर्मचारी ऊपर वाले को भेज रहे हैं तो अपवर्ड। 12 नंबर प्रश्न होगा, फिल्टरिंग बैरियर इन कम्युनिकेशन कॉज बाई। तो संचार में जो फिल्टरिंग की बाधा है वो किससे उत्पन्न होती है। तो संचार में जो फिल्टरिंग की जो बाधा है वो किससे उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न होती है जानबूझकर सूचना को छिपाए जाना। तो वो नहीं करते हैं क्या, जो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, फिल्टर करके न्यूज़ को भेजते हैं कि जो सरकार विरोधी कोई चीज़ हो गई, वो उन सब चीज़ों को छिपा देते हैं। तो डेलिब्रेट विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जानबूझकर जो सूचना को छुपाई जा रही है और एक विशेष प्रकार की सूचना को आपको बताया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, फिल्टरिंग के नाम से जाना जाता है। ये थोड़े पर्सन हैं, इनकी लैंग्वेज अलग है, इजी थोड़ा मतलब टिपिकल टाइप के बनाए। अगर पर्सन थोड़ा बहुत घुमा कर आता है तो आप इन प्रश्नों को किस प्रकार से टैकल कर पाओगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। तो बिजनेस में जो क्या इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का बिजनेस में, तो क्या होता है भाई, अगर आप कोई भी व्यक्ति है, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आप अपने कस्टमरों से बातचीत करते हो, तो इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इससे क्या होता है, आप भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओगे, उनके साथ बातचीत करोगे, तो क्या होगा, एक इमोशनल कनेक्शन होगा और आपका क्या होगा, मार्केट अच्छा बनेगा। तो इससे क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो और डिसीजन लेने में कार्य करते हो। भाई उनसे फीडबैक लेते हो, कैसी है, अभी भी मैंने नया शुरू किया तो ये कैसा चलता है, कैसा आपको क्या हमारे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो उसके साथ क्या इमोशनल कनेक्शन अच्छा चलता है। और आपको भी पता है जो जिस दुकान पे जाते हो और उसका चाहे वो चीज़ थोड़ी सी 19-20 चल जाएगी, लेकिन इंसान अच्छे से बात कर ले, अच्छे से व्यवहार कर ले, आपने कहा कि मैं तो 50 रुपये कम दूंगा, वो मान जाए, तो आपका क्या होता है, वहाँ पर ही आप चीज़ें खरीद लेते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो किस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक जो मैसेज आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। शारीरिक भाषा होती है आपकी और जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो। सूचना का अति भार किस बाधा का उदाहरण होता है। तो सूचना का जो अति भार होता है वो किस बाधा का होता है, मनोवैज्ञानिक जो बाधा होती है ना उसका भार होता है सूचना का अति भार। इसे साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से इसको जानते हैं अपन। तो ये थे अपने जो आपके जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, वो आप करेंगे अपन अगले वाले यूनिट। तो अगले वाला यूनिट है उसका क्या विज्ञापन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्पाद सेवा की जानकारी देना और बिक्री बढ़ाना। तो आपको पता है जब एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ का किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलता है और उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो इसका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बूस्ट। अगले वाला होगा टेंडर आमंत्रित करने वाला विज्ञापन क्या कहलाता है। तो आप अखबार के अंदर नहीं देखते हो क्या, जिसमें जो अखबार के अंदर एक कटिंग आती है जिसमें निविदा लिखा रहता है ना, और उन पे अलग अलग प्रकार के जो टेंडर निकलते हैं कि भाई हम जो सड़क है, जो समझ लीजिए कोई ग्राम पंचायत में सड़क बनाने का टेंडर निकाला हुआ है, नगर पालिका ने कचरा उठाने का निकाला हुआ है, या फिर जो हाईवे बनाने का टेंडर निकाला हुआ, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, टेंडर नोटिस के नाम से उसको जाना जाता है।
अगले वाला है ऑर्डर पत्र। ऑर्डर प्लेसिंग में क्या शामिल होना चाहिए? तो व्हाट मस्ट एन ऑर्डर लेटर ऑर्डर प्लेसिंग इंक्लूड। तो ऑर्डर प्लेसिंग मतलब आप कोई भी चीज़ का ऑर्डर देते हो ना, जैसे आपने ऑर्डर दिया कि भाई अमेजोन से मुझे चीज़ मंगानी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का विवरण होना चाहिए? तो किन किन चीज़ों का विवरण होना चाहिए? उत्पाद की वितरण, मात्रा और डिलीवरी की तारीख। तो कौन सी चीज़ों का उत्पाद के बारे में पता बताया होना चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए ये बताया होना चाहिए, और डिलीवरी की तारीख के बारे में पता होना चाहिए, डिलीवरी की डेट के बारे में पता होना चाहिए कि इस तारीख को डिलीवर हो जाएगा ये प्रोडक्ट। सर्कुलर परिपत्र किससे संबंधित है? तो सर्कुलर है वो किससे संबंधित है इनमें से? तो सर्कुलर संबंधित है कि व्यक्तियों के समूह से, तो टू ग्रुप ऑफ द पीपल। तो आपको पता है सर्कुलर क्या होता है? एक जैसे आपकी कॉलेज है, आपकी कॉलेज के अंदर एक पत्र मतलब एक आपके सब सारे मतलब आप खड़े हो बाहर की तरफ, आपको सारों को बुलाया गया और बताया गया कल से आपकी कॉलेज में ड्रेस कोड है वो लागू कर दिया गया है। तो ये जो आपके सामने जो जारी होता है इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर जारी किया जाता है। एक जैसा नोटिस है बहुत सारे लोगों को जारी कर दिया गया है, उसे सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है मीटिंग के मिनट्स में क्या दर्ज होता है? तो मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उनमें क्या क्या दर्ज होता है? उसमें दर्ज होता है निर्णय, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, कार्य बिंदु और जिम्मेदार, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो। तो डिसीजंस, जो देखो मिनट्स क्या होते हैं मीटिंग के, जो एजेंडा होता है ना मीटिंग का, उसे ही टेक्निकल भाषा में मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो जो भी मीटिंग होती है, जैसे आपका प्रिंसिपल सर आपके कॉलेज के और आपके प्रोफेसर्स के सारों की क्या ले रहे हैं? मीटिंग ले रहे हैं। तो वो उसमें कोई ना कोई एजेंडा तय होता है कि भाई एनसीसी पर बात करेंगे, या फिर जो नया एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पर बात करेंगे, या फिर अपन जो ड्रेस कोड पे बात करें, या किसी भी चीज़ से डिसिप्लिन पे बात करें कॉलेज में, या फिर जो चुनाव होने वाले छात्र संघ उन पे बात करें। तो ऐसे कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होते हैं? डिसीजन लेते हैं कि क्या किस किस एक्शन पे बात करनी है और कौन उन सब चीज़ों का जिम्मेदार व्यक्ति होगा। शिकायत पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द टोन ऑफ कंप्लेंट लेटर। तो जो कंप्लेंट लेटर होता है ना, कोई व्यक्ति से आप कंप्लेन कर रहे हो तो उसके लेटर की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए प्रोफेशनल और फैक्चुअल। कैसी होनी चाहिए? वो एकदम प्रोफेशनल भाषा होनी चाहिए उसकी, और फैक्ट से भरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नोटिस और सर्कुलर में क्या अंतर होता है? तो नोटिस और सर्कुलर में क्या अंतर होता है? नोटिस संक्षिप्त विशिष्ट होता है और सर्कुलर विस्तृत और सामान्य होता है। तो जो नोटिस होता है ना वो क्या होता है? नोटिस होता है वो छोटा और स्पेसिफिक होता है। मतलब नोटिस अगर किसी चीज़ के बारे में अगर निकाला जा रहा है ना, तो आपको पता है आपके कॉलेज के अंदर कोई नोटिस, छुट्टी का नोटिस आता है, समझ में आ गया? तो वो क्या वो 2 से 3 लाइनों में बताया होगा, या एग्जाम से संबंधित नोटिस चिपकाया हुआ होता है इंटरनल एग्जाम से, तो वो 2 से 3 लाइन का बाहर चिपका देते हैं। लेकिन जो कैरिकुलम जारी किया जाता है वो पूरा उसमें डिटेल दी जाती है। जैसे ड्रेस कोड वाला है तो उसमें पूरा जारी करेंगे। अगर प्रेस नोट जारी किया जाता है तो उसमें पूरी डिटेलिंग कि भाई लागू किया तो क्यों किया, क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों लागू करना चाहिए, हमने यहाँ से देखा कि वहाँ पर लागू कर रखा, उसका ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर जिस जहाँ पर बताई जानी है तो यही होगा जिसमें नोटिस छोटा होता है, कंसाइज वे में होता है, और ऑडियंस का फर्क होता है उसमें। और जो कैरिकुलम है वो डिटेल में हर चीज़ दे के रखते हैं उसके अंदर। प्रशंसा पत्र, एप्रिसिएशन लेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो एप्रिसिएशन लेटर का क्या उद्देश्य होगा? अच्छे प्रदर्शन की सराहना करना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस। तो कोई भी जो आपको पता है अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाएगा? कोई भी व्यक्ति की बढ़ाई करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे प्रदर्शन को आपको दिखाने के लिए, सराहना करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगी। कोई भी व्यक्ति उसका अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको क्या किया गया? उसकी बढ़ाई की गई है, इसलिए अप्रिसिएशन लेटर दिया गया उसको। 9 नंबर प्रश्न है मेमो, ज्ञापन का उपयोग किस प्रकार के संचार के लिए किया जाता है? तो ज्ञापन का प्रयोग किस प्रकार के संचार के लिए किया जाता है? मेंबर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके अंदर जो ज्ञापन दिया गया, मतलब संगठन के भीतर के जो सदस्य है ना, वो अपने से नीचे के जो कर्मचारी है वो ऊपर के अधिकारी को अगर कोई वो देते हैं, शिकायत पत्र देते हैं, उसे ज्ञापन बोला जाता है।
तो देखो क्या होता है, आप कॉलेज से जुड़े हुए हो, अब कॉलेज में क्या होता है, सरकारी कॉलेज में कोई ना कोई संगठन से जुड़े होंगे। अब आपके कॉलेज के अंदर क्या है, एनसीसी चालू करना है, तो आप क्या करोगे, जो संगठन वाले जो होते हैं वो एक लेटर लिखेंगे, उसमें सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके साइन कराकर वो आपके प्रिंसिपल सर को आप क्या देते हो, वो पत्र सौंपते हो, और उसको क्या कहते हैं, ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है ना कि एनसीसी जारी करने है तो ज्ञापन दिया गया। समझ में आ गया। तो वही कहा जाता है आपका संगठन के भीतर के सदस्य वो अपने से उच्च अधिकारी को पत्र देते हैं, शिकायत पत्र देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेमो के नाम से जाना जाता है। टेंडर दस्तावेज में क्या अनिवार्य रूप से शामिल होती है, तो टेंडर में क्या अनिवार्य रूप से जरूर होती है, प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि तथा तकनीकी मापदंड, तो सबमिशन डेडलाइन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो टेंडर जब आपको पता है कोई भी आदमी है वो जो टेंडर वो किसके छोड़ते हैं, ठेकेदारी के लिए छोड़ते हैं, तो ठेकेदारी का टेंडर मिलता है तो उसमें क्या क्या लिखे होते हैं कि भाई वो जो सड़क का आपने टेंडर दे दिया आपके गांव का, तो वो क्या लिखेगा उसमें कि भाई मैं इस डेट लाइन तक इसको क्या कर दूंगा, पूरा कर दूंगा, और इसके अंदर ये चीज़ें चाहिएंगे मुझे, इतना पैसा, इतना मतलब डेट तक, और इतने कर्मचारी लगेंगे, सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें दी जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि व तकनीकी मापदंड। किसी गलत डिलीवरी के बारे में शिकायत करने वाला पत्र क्या है, ए लेटर कंप्लेनिंग अबाउट इनकरेक्ट डिलीवरी इज, तो जो शिकायत पत्र होता है गलत डिलीवरी के बारे में वो उसको किस नाम से जाना जाता है, कंप्लेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले वाला है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या शामिल नहीं होता है, तो व्हाट शुड नॉट बी द इंक्लूड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो आपको पता है जब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, एजेंडा तय करके रहते हैं कि इन बिंदुओं पर अपन बात करेंगे, तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे और वो बिंदुओं पर सभी की सहमति चाहिए, तभी वो चीज़ वहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति की जब व्यक्तिगत राय है वो होगी नहीं होगी, क्या बहस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वहाँ पर व्यक्तिगत राय और बहस नहीं कर सकते आप। अब कर क्या क्या सकते हो, कार्य बिंदु, क्या क्या पॉइंट्स पर हमें एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में बात कर सकते हो। उपस्थित लोगों की सूची, बिल्कुल उपस्थित लोगों की सूची के बारे में आपको बताना होगा। अगली बैठक कब करेंगे इस बारे में भी आपको बताना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो सी होगा, ये जो डिबेट है, बहस है, और व्यक्तिगत राय आप नहीं रख सकते वहाँ पर सभी संगठन की राय होनी जरूरी होती है। स्पॉन्सरशिप प्रस्ताव चाहिए, तो विज्ञापन किस श्रेणी में आता है, तो स्पॉन्सरशिप का जो प्रस्ताव वाले विज्ञापन है वो किस श्रेणी में आते हैं, वो आते हैं टेंडर आमंत्रण से संबंधित आते हैं। तो स्पॉन्सरशिप प्रपोजल वांटेड एंड फॉल अंडर द टेंडर आमंत्रण, तो जो स्पॉन्सरशिप प्रपोजल वांटेड नामक के जो आते हैं, जो निविदा आती हैं, जो अखबार के अंदर आप देखते हो, तो उसको किससे कहते हैं, टेंडर आमंत्रण के नाम से कहा जाता है। अरे 14 नंबर प्रश्न है, ऑर्डर पत्र भेजने के बाद में प्राप्त होने वाला दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है, तो जो ऑर्डर पत्र जो भेजा जाता है उसके बाद में प्राप्त होने वाला जो दस्तावेज उसको किस नाम से जाना जाता है, ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, कन्फर्मेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर सही है, वो इसका सही आंसर होने वाला है। 15 नंबर है, कर्मचारियों को छुट्टी के नियम बदलने की सूचना देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो जो कर्मचारियों को छुट्टी के नियम बदलने की सूचना देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो वो होता है कैरिकुलम और मेमो के नाम से जाना जाता है, परिपत्र या जो ज्ञापन है उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो कोई भी कर्मचारी है, उसकी छुट्टी है, उसका जो नियम देते हो, तो वो आप किस में दोगे, एक छोटा सा नोटिस जारी कर दोगे कि आपकी भाई छुट्टी हो रही है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप पूरा एक कैरिकुलम या फिर नोटिस जारी कर सकते हो। बस फर्क कितना ही होता है, नोटिस होता है ना, वो भी एक तरीके से कैरिकुलम का ही काम करता है, लेकिन जो कैरिकुलम उसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा डिटेल रूप से बताया गया है, नोटिस में कम डिटेल रूप से आपको चीज़ों को बताया जाता है, यही फर्क है, और बाकी कोई भी अंतर नहीं है दोनों के अंदर। अगले वाला है, प्रभावी शिकायत पत्र पर की विशेषता है, तो जो इफेक्टिवली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लेंट लेटर, तो जो एक इफेक्टिव कंप्लेंट लेटर जारी किया जाता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें क्या लिखा होता है, संदर्भ संख्या और सबूत, रेफरेंस नंबर एंड एविडेंस है वो लिखे होंगे। तो भाई आप कोई भी
शिकायत पत्र जारी कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या करोगे कि आपको रेफरेंस दे के रखोगे कि भाई हमारे गांव की सड़क है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़राब हो रखी है। साथ के साथ सबूत भी देखो, एक दो फोटो भी भेज दोगे साथ के साथ में गड्ढों के, जो आपके गड्ढे हो रखे हैं उस सड़क पे। तो यही होगा उसके जो आपका जो प्रभावी जो इफेक्टिव कंप्लेन लेटर है उसमें तर्क संगत होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए और साथ के साथ इजी क्लियर लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की तरफ से, तो यूनिट नंबर 3 है फॉर्मल फ़ोन कॉलिंग ओपनेशन। तो औपचारिक फ़ोन कॉल की शुरुआत में क्या कहते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को जब इस फ़ोन पर बात करना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग, यह है आपका नाम, मैं कंपनी से बोल रही हूँ। तो आपके पास कंपनी वालों का मैसेज आता है तो वो बोलते हैं ना कि मेरा नाम सूर्या है, मैं जो फाइनेंस टेक फिनटॉक से बोल रहा हूँ। समझ आ गया। तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना वो आपके सामने, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ आपके लोन वगैरह के बारे में, तो ऐसी सब चीज़ें बोलते हैं वो। इफेक्टिव पीपीटी स्लाइड डिज़ाइन इज, तो इफेक्टिव पीपीटी स्लाइड है उसकी क्या डिज़ाइन होती है, तो 6 लाइन और 6 शब्द लिखे होते हैं प्रति लाइन के हिसाब से, मतलब 6 लाइन पीपीटी में अच्छे से लिखी होनी चाहिए और 6 वर्ड ही लिखे होने चाहिए एक पीपीटी के अंदर, तो वो इफेक्टिव पीपीटी की डिज़ाइन में जाना जाता है। 6x6 के नियम से उसको जाना जाता है। कितना टेक्निकल क्वेश्चन अगर ये पेपर में आ जाए तो बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे। स्टॉप डिस्कशन सक्सेस फैक्टर इज, तो जो ग्रुप डिस्कशन में सफलता के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में सफलता के लिए क्या ज़रूरी होता है, दूसरों को सुनना और तार्किक तर्क को जोड़ना, लिसनिंग एंड एडिंग द लॉजिकल पॉइंट। तो आप दूसरों को सुन रहे हो और अपने जो तार्किक पॉइंट है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो वही क्या होगा, इफेक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर आएगा। इंटरव्यू क्लोजिंग एटिक्विटी इज, तो इंटरव्यू समाप्त करते समय क्या करना चाहिए, तो इंटरव्यू जब आप समाप्त कर रहे हो, आपका जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया और इंटरव्यू का आप समापन कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, तो धन्यवाद, अगले चरण की जानकारी कब तक मिलेगी पूछें। तो अगर आप भाई कोई कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप पूछोगे ना कि भाई अगली बार कद आनो मन आनो है कुनी आनो, बस यही बात है। इसके सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, धन्यवाद, हमें अगले चरण की जानकारी है वो कब मिलने वाली है या नहीं मिलेगी। टेलीफोन कम्युनिकेशन बैरियर, फ़ोन पर संचार बाधा है, तो फ़ोन पर जो संचार बाधा होती है वो क्या होती है, अगर आप किसी फ़ोन पर बात कर रहे हो और आसपास जोर से डीजे बज रहा है तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बैकग्राउंड जो नॉइस होती है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होती है, बाधा का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही ऑप्शन होने वाला है। अगले वाला है पीपीटी प्रेजेंटेशन मिस्टेक इज, तो पीपीटी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्या मिस्टेक होती है, तो उसमें रीडिंग द स्लाइड वर्बेटियम, तो स्लाइड्स को पढ़ना है वो क्या हो सकती है, एक मिस्टेक हो सकती है। अगर आप स्लाइड्स को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। सामने वाले ने क्या बातें, अगले वाला क्या बात बताना चाहता था अपनी पीपीटी के थ्रू, आपने वही बात गलत पढ़ दी तो वो अपने आप ही चीज़ें गलत हो जाएंगी, पीपीटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलती की तरफ, गलत दिशा की तरफ चले जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटर का क्या काम होता है, तो रोल ऑफ इनिशिएटर ऑफ इन ग्रुप डिस्कशन। तो आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में ग्रुप डिस्कशन दिया होगा, तो उसमें जो इनिशिएटर होता है, जो चीज़ों को शुरुआत करता है, उसका क्या कार्य होता है, तो विषय का परिचय देना, इंट्रोडक्शन द टॉपिक। जो टॉपिक को जो स्टार्टिंग में बताता है ना कि भाई हम इस टॉपिक पे सारे के सारे मिलकर शुरू करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आप ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देते हो। सबसे पहले विषय तो बताओगे, बिना विषय बताए आप किस टॉपिक पे चर्चा करोगे, तो विषय बताने वाले को क्या कहा जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल में इनिशिएटर के नाम से जाना जाता है ग्रुप डिस्कशन में। समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत। आप बढ़ते हैं अगले नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही जवाब क्या होगा, तो इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही क्या होगा, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताओगे, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आपके जो कैरियर है, आपका जो लक्ष्य क्या है उस नौकरी के प्रति, उसके बारे में बताओगे। तो जो इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो ऑप्शन आता है, तो उसके बारे में आपको किस किस के में बताना होता है, अपनी शिक्षा के बारे में बताना होता है कि मैं इतनी तक पढ़ा हुआ हूँ, मैंने इस फील्ड में इतने साल तक अनुभव किया है और मैं इस जॉब पर आना चाहता हूँ, तो इसका मेरा क्या लक्ष्य होगा।
तो यही होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही आंसर। तो इससे आप काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा होगा, आपको भी कभी जीवन में इंटरव्यू वगैरह देना पड़ जाए तो ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आएंगी। अगले वाला है प्रोफेशनल ईमेल ग्रेटिंग इज। तो पेशेवर ईमेल का सही विवादन क्या होगा? तो अगर पेशेवर ईमेल लिखी होती है तो उसके अंदर आप क्या लिखते हो? डियर मिसेस शर्मा या मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा या मिसेस शर्मा, ऐसे ही तो लिखते हो आप कि आप उसको प्रिय या डियर के नाम से, मिस्टर के नाम से आप बोलते होंगे। वही है, ये क्या होगी, एक प्रोफेशनल जो ईमेल है उसको लिखने का तरीका होता है। बाकी तो अपन सीधे ही भेज देते हैं बिना कुछ करे, लेकिन आपका जो स्पैम वगैरह होता है वहाँ पर देखना है, जो ये सोशल मीडिया से संबंधित जो भी आते हैं तो वहाँ पर एकदम इस हिसाब से लिखा हुआ सर मैडम के नाम से लिखकर ईमेल को शुरू किया गया होता है। अपन बढ़े अगले की तरफ। प्रेजेंटेशन में वैल्यू ऐड का, विजुअल ऐड का क्या उद्देश्य होता है? तो विजुअल एड्स कोई भी पता है आपको, अगर वीडियो है वो चलाया जाता है, समझ में आ गया? तो आप चीज़ों को क्या है, चाहे कितनी कठिन चीज़ हो वो बहुत आसानी से समझ पाते हो। तो ये विजुअल एड्स का क्या काम होता है? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सरल बनाकर दर्शाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चाहे कितनी कठिन चीज़ हो उसको एकदम आप अच्छे से समझा सकते हो, हार्ड से हार्ड चीज़ें भी ईजी लगने लगती हैं विजुअल एड के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। फ़ोन पर किसी को होल्ड पर रखते समय क्या कहें? तो फ़ोन पर आप किसी को होल्ड रखते हो तो क्या कहते हो? भाई 1 मिनट फ़ोन रख ही दें, बाद में मैं उकन मिला ली हूँ, समझ में आ गया? तो यही तो बात कहते हो, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं आपके डेटा लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए डेटा लेकर आता हूँ। तो आप कंपनी वालों को मैसेज करते हो ना, कॉल वगैरह करते हो, तो वो यही तो कहते हैं आप क्या 1 मिनट के लिए कॉल पर बने रहेंगे? तो वही बात है, मैं आपको आपका जो कॉल है वो संबंधित अधिकारी को, अपने से उच्च अधिकारी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वही चीज़ कहा जाती है, जब आप कंपनी में कॉल को होल्ड रखते हो तो उसके लिए क्या होता है, आप कहते हो आप कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं आपके डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अगले वाला ग्रुप डिस्कशन में डेविल एडवोकेट की भूमिका क्या होती है? तो डेविल एडवोकेट होता है जो ग्रुप डिस्कशन में, उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है कि वह विरोधी दृष्टिकोण, मतलब एक आपने लिखा कि जैसे मैं आपको क्या बताऊं, भारत में बढ़ती जनसंख्या, तो इसमें क्या होगा, एक तरफ का पक्ष होगा जो उसके पक्ष में बोलेगा, एक होगा विरोधी पक्ष में। तो जो विरोधी पक्ष में जो चीज़ों को बताएगा उसे क्या कहा जाता है? डेविल एडवोकेट के नाम से जाना जाता है, जो विरोधी पक्ष को दर्शाता है चीज़ों का। तो उसका सही आंसर क्या होगा? विरोधी दृष्टिकोण को पेश करने का पेश करता है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंटरव्यू की कमजोरी बताने का सही तरीका क्या होता है? तो क्या होता है, मैं पूर्णवादी पर समय प्रबंधन सीख रहा हूँ, आई एम द परफेक्शनिस्ट बट लर्निंग द टाइम मैनेजमेंट। मतलब मैं इस कार्य करने को आप क्या करते हो, आप अपनी कमजोरी बताने के लिए ऐसे थोड़ी बता भाई मैं ये काम में तो जम्मा ही मारो, ऐ तो कौन खाए भाई, मैं काम तो घणो ही बढ़िया करूँ लेकिन आजकल मेरी ये चीज़ में कमजोरी आ रही है, समझ आ गया? तो वही बात है, इसमें यही कहा गया कि मैं काम तो बहुत अच्छा करता हूँ, परफेक्शनिस्ट हूँ इस काम में, लेकिन आजकल मैं समय प्रबंधन को सीख रहा हूँ कि इस कार्य को और अच्छे से बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन जो 13 नंबर है, पीपीटी में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है? तो आपको पता है जो पीपीटी होती है उसमें स्लाइडर्स शॉर्टर व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन के जो फ्लो है उसको व्यवस्थित करने के लिए। तो जो पीपीटी होती है उसमें स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, आप जब F5 दबा देते हो तो वो चल जाता है। उसमें क्या, तो पीपीटी की जो पहली पीपीटी से लेकर लास्ट पीपीटी तक जितनी भी पीपीटी बनी होती है सब की सारी पीपीटीज हैं वो एक के बाद एक चलने लग जाती हैं। तो उसे कहा जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रेजेंटेशन फ्लो है वो एक साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मतलब एक आएगी फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे। तो एक फ्लो, प्रेजेंटेशन का फ्लो बना रहता है। कॉल ट्रांसफ़र करते समय क्या कहें? तो कॉल ट्रांसफ़र करते समय क्या कहें, मैं आपके संबंधित विभाग से जोड़ता हूँ। तो यही होता है कि आप जब कॉल करते हो ना किसी बैंक वालों के पास या फिर ये जो फिर कॉल सेंटर वगैरह पे करते हो, तो वो यही कहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए कॉल पे रुकिए, मैं आपका कॉल है वो संबंधित अधिकारी से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी है कि मैं आपका जो कॉल है वो संबंधित अधिकारी को ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छा समराइजर कौन होता है? तो ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छा समराइजर कौन होता है? जो सभी बिंदु को संक्षिप्त और संतुलित रूप से प्रस्तुत करे, रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट कंसाइजली एंड इम्पार्शियटली।
तो सभी बिंदुओं को छोटे रूप से और बैलेंस करके चीज़ों को बता सके, वही क्या होता है, समराइजर के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगले वाला प्रोफेशनल ईमेल क्लोजिंग को क्या कहते हैं? तो पेशेवर ईमेल का सही समापन क्या होगा? तो पेशेवर है वो ईमेल है, उसका सही समापन किस रूप में होता है? उसका होता है आपका विश्वासी, योर फेथफुली। तो आप जो लेटर वगैरह लिखते हो उसमें भी तो ये लिखते हो योर फेथफुली, आपका जो विश्वासी व्यक्ति ये विशाल है वो बोल रहा है, तो यही लिखा रहता है। आप प्रोफेशनल आपकी जो ईमेल है वहाँ पर देखना, ईमेल के सेक्शन में जो सोशल मीडिया वगैरह का जो सेक्शन बना होता है सोशल नाम से, वहाँ पर जाके देखना, आपको ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसी जो ईमेल्स मिलेंगे आपके सामने। वर्चुअल मीटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जब वर्चुअल मीटिंग करते हैं ना, जूम वगैरह पे आप मीटिंग कर रहे हो, तो वो उसका क्या है, उसमें क्या होता है, तो उसमें पृष्ठभूमि और ड्रेस कोड का ध्यान देना। तो उसमें क्या होता है, अगर आप पीछे बैकग्राउंड अच्छा रखोगे और अच्छे से ड्रेस कोड को पहनकर अगर आप अपनी जूम मीटिंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, पृष्ठभूमि और ड्रेस कोड से संबंधित होता है। अगले वाला बिजनेस सोशल मीडिया पोस्ट इज। तो व्यावसायिक सोशल मीडिया पोस्ट में क्या शामिल करें? तो बिजनेस सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए इंडस्ट्री इंसाइट एंड वैल्यूज़। तो इंडस्ट्री से जो संबंधित चीज़ें हैं वो आपके जो कि से संबंधित जितनी भी जो जानकारियां हैं, इंसाइट्स हैं, और उसका क्या क्या वैल्यू होगा, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर प्रश्न है, ईमेल सब्जेक्ट लाइन का क्या पर्पज होता है? तो ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन दी जाती है उसका क्या पर्पज होता है? तो संदेश का सार स्पष्ट करना ही ईमेल के जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें। तो आपको पता चाहे ईमेल हो चाहे लेटर हो, उसमें जो अपन देते हैं क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपको ईमेल का में ये बता देता है कि भाई ये ईमेल किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है। समझ में आ गया? तो वो उसके सार को, पूरे के पूरे सार को बता देता है। 5वां नंबर प्रश्न है वर्चुअल मीटिंग शेड्यूलिंग। तो वर्चुअल मीटिंग को शेड्यूल करते समय किस चीज़ का ध्यान रखें? समय स्लॉट सुझाएं और टाइम जोन का निर्देशन करें। तो सजेस्ट द स्लॉट्स एंड द स्पेसिफिक टाइम जोन्स। तो जो आपको जो समय का जो स्लॉट है उसको अच्छे से बताना है और टाइम जोन भी बताना है। मतलब आपको ये बता देना है कि आपको जो मीटिंग है वो 9 बजे होगी, तो और साथ के साथ आपको स्लॉट बता देता ना कि स्लॉट नंबर 1 में आपके सामने ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना और आपको खुल जाएगी, और 9 बजे ये जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा। वरना ऐसे 8 बजे करोगे तो लिंक नहीं चलने वाला है। तो यही चीज़ है, इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपने कोरोना में जो जूम पे जो क्लासेस लिए ना, वही आती हैं वर्चुअल मीटिंग से संबंधित चीज़ें। प्रोफेशनल इमोशंस यूज किससे क्या होता है? तो अगर आप प्रोफेशनल कोई भी काम करते हो तो उसमें इमोशंस का क्या मतलब होता है? लिमिटेड एंड कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट टीम कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसमें क्या होता है, सीमित, आप भावनाओं से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ सकते प्रोफेशनल कोई भी काम में, तो वो सीमित होता है और संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जैसे टीम को शुभकामनाएं देने तक ही सीमित रहती है वो चीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमित होगा और उसका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट से संबंधित उसका प्रयोग होने वाला है। अगले वाला है ईमेल रेसिपिएंट फील्ड्स इज। तो ईमेल को जो प्राप्त करता है वो किससे रहता है? सीसी व बीसीसी से रहता है। तो बीसीसी हाइड रेसिपिएंट फ्रॉम ईच अदर। तो बीसीसी के जो प्राप्त करता है वो एक दूसरे से जो रेसिपिएंट है वो बचा कर रखते हैं। 8 नंबर है लिंक्डइन बिजनेस यूज। तो लिंक्डइन में जो बिजनेस का यूज किया जाता है उसमें क्या होता है? बिल्डिंग द इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड थॉटफुल लीडरशिप। तो उद्योग जो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री के जो कनेक्शन बनाए जाते हैं, उद्योग के जो कनेक्शन बनाए जाते हैं, और इसमें जो लीडरशिप की जो भावना उत्पन्न की जाती है उसे ही किसे कहा जाता है? लिंक्डइन बिजनेस के यूज में। मतलब क्या होता है, जो लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हो, पहले तो मैं एक बता देता हूँ, लिंक्डइन एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी कंपनी हो गए, जितने भी कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉय हो गए, वो सारे अपने अकाउंट बना रखे हैं ताकि प्रोफेशनली वो एक दूसरे से जुड़े रहें। पहली बात ये समझ में आ गई आपको, ताकि वो प्रोफेशनली है वो एक दूसरे से जुड़े रहें। तो इसे कहा जाता है बिल्डिंग द इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड थॉटफुल लीडरशिप। तो 9 नंबर वर्चुअल मीटिंग में राइज हैंड फीचर का क्या अर्थ होता है?
तो आप क्या अगर आपकी जो चलती मीटिंग में किसी ने कहा कि अपने हाथ खड़े करो कि कौन कौन इस बात से सहमत है, तो इसका ये किस चीज़ को दिखाएगा? तो बिना बातचीत तोड़े बोलने का संकेत देना। तो मतलब बातचीत करे बिना आप क्या कर सकते हो? आप अपने संकेत दे रहे हो बोलकर। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिकेट डिजायर टू स्पीक विदाउट इंटरप्शंस। प्रोफेशनल ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं? तो प्रोफेशनल जो ईमेल होते हैं उनका अटैचमेंट में क्या होता है? फाइल का नाम स्पष्ट रखें, लिंक दें और क्लाउड का प्रयोग करें। तो जो प्रोफेशनल ईमेल का जो अटैचमेंट दिया जाता है ना ईमेल में, जैसे आप किसी को अपनी जो पीडीएफ लगाकर भेजते हो तो उसी को अटैचमेंट भेजते हैं, या कोई फोटो लगाकर भेजे आपने, उसी को अटैचमेंट बोलते हैं। तो वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसका लिंक दिया होना चाहिए, और उसका क्लाउड मतलब आपने कहाँ पर उसको उस अटैचमेंट को डाल रखा है। जैसे कि आपने अटैचमेंट गूगल ड्राइव पे डाल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में डाल रखा है, कहाँ पर डाल रखा है? ड्राइव में डाल रखा है, उसी को बोलते हैं। तो यही है, फाइल का नाम स्पष्ट रूप से रखें, उसका लिंक दें अगर आपने साथ अटैच नहीं किया तो, और क्लाउड का कौन से क्लाउड का आपने उपयोग किया ये भी बताएं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये थोड़े डीप थिंकिंग से संबंधित हैं। हार्ड पेपर बनता है तो यहीं से लगभग क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। सोशल मीडिया क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो सोशल मीडिया पे जो क्राइसिस रिस्पॉन्स होता है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है तुरंत स्वीकार, जांच करें और सार्वजनिक रूप से प्रक्रिया दें। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी है उस पर क्या आ गई, एक बहुत बड़ी जो आरोप लगाया गया कि ये कंपनी ये फ्रॉड कर रही है। तो आप क्या करोगे इस चीज़ में? अगर आपकी गलती है तो आप स्वीकार करोगे, और आपकी गलती नहीं है तो आप नकार दोगे उस चीज़ को, और सार्वजनिक रूप से बाहर आकर क्या करोगे, उस चीज़ के बारे में अपना स्पष्टीकरण दोगे। तो यही करते हैं कंपनी वाले भी, तो आपको भी यही करना है। एक्नॉलेज द फास्ट एंड इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड पब्लिकली। समझ में आ गया? सरकार भी यही करती है कि उसको स्वीकार करती है कि भाई हाँ ये चीज़ हुई है, हम इस पर जांच करवा रहे हैं, और आगे से ऐसी नेगेटिविटियाँ नहीं हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, ईमेल सिग्नेचर और एसेंशियल। पेशेवर ईमेल पर हस्ताक्षर क्यों आवश्यक होते हैं? क्यों आवश्यक होते हैं? ताकि नेम द टाइटल कंपनी एंड द कॉन्टैक्ट। तो जो कंपनी है उसका नाम और टाइटल है कंपनी, और उसके कॉन्टैक्ट वगैरह दे के रखें। तो ईमेल सिग्नेचर इसीलिए ज़रूरी होते हैं ताकि उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो उस सिग्नेचर के अंदर अंतर्गत आ जाती हैं कि क्या नाम है, क्या टाइटल है, कंपनी क्या है, और संपर्क विवरण क्या है। वर्चुअल मीटिंग टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? वर्चुअल मीटिंग में समय प्रबंधन क्या होता है? सेंड एजेंडा एंड द सेंड टाइम लिमिट्स। तो आप कोई भी चीज़ है उसके एजेंडा को सेट करते हो और उसकी टाइम लिमिट को सेंड करने का प्रयास करते हो। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, एजेंडे को भेजते हो और समय सीमा है उसको तय करने का प्रयास करते हो। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। बिजनेस हैशटैग का यूज किस में किया जाता है? व्यवसाय में हैशटैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपको पता है, आपको जिस कंपनी के जो किस ब्रांड की जो आपको मार्केटिंग करने वैसे हैशटैग यूज करने होते हैं आपको। ऑब्वियसली बात है, आज के समय में आप सारे के सारे टैग गिग हो, आपको पता होगा हैशटैग का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप अपनी इंस्टा पे प्रोफाइल कोई डालते हो तो वहाँ पे भी हैशटैग वगैरह का यूज करते हो। इस प्रश्न के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा पहले से। ईमेल टोन फॉर कंप्लेंट में क्या होगा? तो ईमेल की जो कंप्लेन की टोन है उसमें क्या होगा? तो हमें अंक संख्या में ऑर्डर में समस्या कृपया सहायता करें। तो ऐसे आप लिखोगे कि भाई 4 नंबर जो आपका जो ऑर्डर था उसमें क्या हुई, हमें समस्या है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप मुझे मदद करें या हेल्प करें। तो ये था आपका तो जो पिछले वाला पार्ट फर्स्ट था उसमें क्या हुआ था, 13 ही यूनिट 4 से 13 ही प्रश्न हुए थे। तो अगले जो 5-6 प्रश्न है वो मैं और करवा देता हूँ आपको। तो 14 नंबर प्रश्न है, किसी को ईमेल में कैप्स क्लॉक से लिखना क्या क्या दर्शाता है? तो कोई आदमी है जो ईमेल पे कैप्स क्लॉक से लिखेगा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगा, इसका मतलब। तो अगर वो कैप्स क्लॉक से लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो वो गुस्से में है और चिल्लाने की भावना को दर्शा रहा है। समझ में आ गया? तो कोई भी इंसान है वो बड़े बड़े अक्षरों में मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख रहा है तो इसका मतलब क्या, वो आपसे गुस्से में इस चीज़ के बारे में, और वो आपको पर चिल्लाना चाह रहा है, मतलब इसका अर्थ ये है। तो सीधा बोल के तो बता नहीं सकता क्योंकि ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, तो उसमें कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। नेटिव व्यक्ति के अनुसार किसी के जवाब की आदर्श समय सीमा क्या मानी जाती है? अकॉर्डिंग टू द नेटिक्वेटिव व्हाट इज द आइडियल टाइम फ्रेम टू रिस्पॉन्ड टू ए प्रोफेशनल मैसेज और ईमेल? तो कितना घंटे का समय होता है उसका? 24 से 48 घंटे का समय होता है। कोई भी आइडियल टाइम होता है जो प्रोफेशनल ईमेल या मैसेज से संबंधित है।
16 नंबर प्रश्न, ईमेल में इमोजी का उपयोग कब प्रयुक्त होता है? व्हेन इज इट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इमोजी इन ईमेल? तो क्या होता है, इन फॉर्मल एंड पर्सनल ईमेल्स में इनका प्रयोग होता है, इमोजी का प्रयोग होता है। जो मतलब औपचारिक हो, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो तभी तो इमोजी का प्रयोग करोगे। ऐसे थोड़ी कि आप अपने प्रिंसिपल सर से ईमेल लिखोगे एनसीसी के बारे में और उसमें इमोजीज का प्रयोग कर रहे हो, दो गुलाबी वाले हार्ट भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो प्रोफेशनल इनफॉर्मल अनौपचारिक जो ईमेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर अपन इमोजीज का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें दिए गए कौन सा इमोजी औपचारिक ईमेल का उपयोग नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर ये खुलेगा नहीं क्योंकि PDF। 18 नंबर प्रयोग है, इमोजी का अत्यधिक उपयोग संचार पर क्या प्रभाव डालता है? तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्रेसिव इमोजी यूज ऑफ कम्युनिकेशन? तो ये क्या करता है, रिड्यूस द प्रोफेशनल इम्पैक्ट, पेशेवर प्रभाव को घटाता है। ये कोई भी व्यक्ति है उसको जो पेशेवरी जो प्रोफेशनली चीज़ों को इम्पैक्ट करती है उनको दिखाता है ज़्यादा इमोजी का उपयोग में लेना। 19 नंबर प्रश्न, ऑनलाइन मीटिंग से पहले किन बातों की जांच करें? व्हाट शुड बी चेक बिफोर एन ऑनलाइन मीटिंग? तो इंटरनेट, कैमरा एंड माइक का उपयोग करना आपको ऑनलाइन मीटिंग से दिखाता है। ऑनलाइन मीटिंग में कि आप इंटरनेट, कैमरा है, माइक है, इन सब चीज़ों का जो सही से कार्य कर रही है नहीं कर रही हैं। तो अगर यही चीज़ें कार्य नहीं कर रही तो फिर ऑनलाइन मीटिंग का क्या महत्व रह जाएगा? तो यही इन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। 20 नंबर है, एक व्यावसायिक ईमेल में अटैचमेंट जोड़ते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो व्हाट इज द क्वेश्चन शुड बी टेकन टू चेक टू अटैचिंग फाइल इन ए बिजनेस ईमेल? तो बिजनेस ईमेल में किसका करना चाहिए? यूज करेक्ट फॉर्मेट एंड नेमिंग। तो आपको क्या उसका सही से करेक्ट फॉर्मेट और नेम का यूज में करना चाहिए, ये मैंने बता दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो चलो ये आपके 20 के 20% मैंने ये भी करवा दिए और वहाँ से भी पार्ट नंबर 2 के भी क्वेश्चंस करवा दिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में।